आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में अब नए पाठ का शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने 9वें अध्याय तक अध्ययन किया। आशा है आप सभी लोग देखे होंगे। हमने उसमें 8 या 9 पार्ट वीडियो बनाया। लंबा वीडियो थोड़ा बना उसमें, क्योंकि लंबा चैप्टर था। तो आज हम लोग अब इस पाठ में, जो कि पाठ का नाम है त्रिभुज और आयत का परिमाप क्षेत्रफल, मतलब हम इसमें त्रिभुज के विभिन्न प्रकारों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में सीखेंगे, उनके आयतों के क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे। आपको बता दें, इस पर 100% है, इस पर सवाल एक बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वो कौन सा बनता है जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो, मतलब एक विषम बाहु त्रिभुज वाला इसमें आपसे पूछता है, जो कि अभी इसके पहले वाले सेमेस्टर में आया हुआ एग्ज़ाम था, क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत सारे बच्चे छोड़ भी दिए थे, बहुत सारे बच्चे जो क्लास किए थे, अच्छे से पढ़े थे, वो कर भी लिए थे। तो आप सभी लोग इस नोट्स इसको देखें वीडियो को, और 2-3 बार इसको रिवाइज कीजिए, चूँकि एक क्वेश्चन आपका आना होता है। सो आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए, और चूँकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप लोग लॉकडाउन में समय न बर्बाद करें और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए आज अपने नए पाठ का शुरुआत करते हैं। और इस पाठ में शुरू करने से पहले हम उसमें जो हमारा कंसेप्ट होता है, हम उसके बारे में सबसे पहले सीखेंगे कि वो होता क्या है, तब हम उससे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ये रहा आपका 10वें पाठ का पहला वीडियो। तो आपका पहला पाठ 10वां ये रहा यूनिट, त्रिभुज और आयत वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज आप जानते हैं कि जैसे अगर हम आपको बताएं, ये देखो यहाँ पे, अगर हम 3 बिंदु ऐसे एक रेखा में ऐसे ले लें, अगर 3 बिंदु ले लें और तीनों बिंदुओं को एक रेखा में ऐसे रख दें, तीनों बिंदुओं को अगर हम एक रेखा में रख दें, तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या इन तीनों बिंदुओं की सहायता से अगर हम त्रिभुज बनाना चाहें तो बना सकते हैं? इन तीनों बिंदुओं से नहीं बना सकते, क्योंकि भैया ये तीनों एक ही रेखा में हैं। अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो वो संरेख होती हैं। और ध्यान रहे, अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो आप कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्माण नहीं कर पाएंगे। आप त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो अब आप सोचेंगे निर्माण हम कैसे करेंगे? तो आपको याद रहे, अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो तीनों बिंदु असंरेख, तीनों में से कम 2 एक बिंदु असंरेख हो, मतलब यहाँ पे जैसे हटकर यहाँ पे कहीं आ जाए, आप देखो आराम से आप त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। तो अगर 3 बिंदु संरेख हैं तो आप त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, अर्थात जो त्रिभुज का निर्माण होता है वो असंरेख बिंदुओं से होता है। त्रिभुज का निर्माण असंरेख बिंदुओं से होता है। जब 3 बिंदु असंरेख होती हैं तभी आप त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो याद रहे, त्रिभुज की जब परिभाषा बताएंगे तो कहेंगे कि एक समतली अर्थात एक समतल में 3 असंरेख बिंदु को, एक ही समतल में हो और तीनों असंरेख बिंदु हों, और उन तीनों असंरेख बिंदु को अगर हम 3 रेखाखंड द्वारा मिला दें, 3 रेखाखंड द्वारा अगर हम उन्हें मिला दें, तो 3 रेखाखंड द्वारा मिलाने पर एक बंद आकृति बनेगी। उसी को हम त्रिभुज कहते हैं, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर तल में
एक ही समतल में तीन असंरेख बिंदुओं और असंरेख तीनों बिंदुओं को जोड़ दिया जाए तो वो एक बंद आकृति बना लेंगे जो तीन रेखाखंडों से घिरेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज तीन असमान बिंदुओं से, तीन असंरेख बिंदुओं से घिरी हुई आकृति होती है। इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। हम लोग इसे त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हो गया? ये एक बंद आकृति होती है। ध्यान रखना, अगर तीन बिंदु हैं और आप इन्हें अगर जोड़ रहे हैं, अगर आप इन्हें जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर ध्यान दीजिएगा, आप अगर इन्हें आप जोड़ रहे हैं और जोड़ने पर अगर इन्हें घेर नहीं रहे हैं, एक दूसरे से बंद नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अब त्रिभुज में कुछ कंडीशन होते हैं। त्रिभुज में तीन रेखाखंड होते हैं और इसी रेखाखंडों को हम लोग भुजा कहते हैं। अर्थात त्रिभुज में, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। चूँकि ये एक दूसरे को काटते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कोण बनेगा, अगर कोण बनेगा तो वह कोण जब तक दो रेखाखंड एक दूसरे को नहीं काटेंगे तब तक किसी कोण का निर्माण नहीं हो सकता। तो तीनों रेखाखंड एक दूसरे को काटते हैं, इसीलिए तीन कोण का निर्माण करते हैं। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष कोण होते हैं। और एक चीज़ आपको याद रहे, त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब भी होते हैं। त्रिभुज में एक त्रिभुज है तो अगर आप उसमें शीर्ष लंब खींचना चाहते हैं तो याद रहे, एक त्रिभुज में आप तीन ही शीर्ष लंब खींच सकते हैं। तीन शीर्ष लंब से ज़्यादा आप नहीं खींच सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये आपका शीर्ष लंब हो गया। हमेशा लंब रेखा, शीर्ष लंब रेखा जो होती है वो त्रिभुज की भुजाओं पर सदैव लंब होती है, हमेशा और हमेशा। तो जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज की भुजाओं को समान भागों में बांट भी सकता है और नहीं भी बांट सकता। और लेकिन जो माध्यिका होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक त्रिभुज में तीन ही माध्यिका आप खींच सकते हैं, तीन से अधिक माध्यिका आप नहीं खींच सकते। जब भी आप त्रिभुज में माध्यिका खींचेंगे तो तीन से ज़्यादा माध्यिका आप नहीं खींच पाएंगे। तो तीन माध्यिका होते हैं, तीन माध्यिका होते हैं, तीन शीर्ष लंब भी होते हैं। अब जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज की भुजाओं को हमेशा और हमेशा बराबर भागों में बांटती हैं, क्योंकि जो माध्यिका होती है उसके सम्मुख भुजा के हमेशा मध्य बिंदु को जोड़ती हैं। अब मध्य बिंदु को जोड़ेगा तो वो रेखा समद्विभाजित हो जाएगा, लेकिन शीर्ष लंब में ऐसा नहीं होता। शीर्ष लंब जो होता है उस पर केवल लंब रेखा होता है, वह उसे दो भागों में नहीं बांट सकता, बांट भी सकता है, नहीं भी बांट सकता। वो निर्भर करता है कौन सा त्रिभुज होता है। क्लियर हो गया? तो अब एक निर्देशांक ज्यामिति का नियम कहता है कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अगर वो तीन रेखाखंडों से बंद आकृति है तो उसके तीनों अंतः कोणों का जो योग होगा वह सदैव और सदैव 180 अंश का होगा। वह 180 अंश का हमेशा होगा। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये तो आपको सीखने को मिल गई, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं त्रिभुज का। वैसे त्रिभुज आप जानते हैं, त्रिभुज को कोण के आधार पर तीन भागों में बांटा गया, फिर उसको भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। अब कोण के बारे में अलग बांटा गया, भुजा के बारे में अलग बांटा गया। तो इसमें हम लोग आइए कैलकुलेशन, चूँकि हमें क्षेत्रफल से रिलेटिव पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको हम इसमें भुजा के आधार पर लेते हैं। तो त्रिभुज को भुजा के आधार पर जब बांटा गया तो त्रिभुज को भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। त्रिभुज को भुजा के आधार पर जब बांटा गया तो तीन भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया अविषम बाहु त्रिभुज, दूसरा बांटा गया समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा बांटा गया समबाहु त्रिभुज। पहला विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा समबाहु त्रिभुज।
तो ये तीनों भुजा के आधार पर बांटी गई हैं। जो विषम बाहु त्रिभुज होती हैं इसमें किसी भी भुजा की लंबाई कभी बराबर नहीं होती है। जैसे एक भुजा की लंबाई 7, दूसरे की 8, तीसरे की 6 है, तो तीनों की लंबाई बराबर नहीं होगी, उसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। और अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, अगर त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, अगर त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो उसे हम लोग समद्विबाहु कहेंगे। और यदि त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई बराबर है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो तीनों कोण इनके बराबर हो जाते हैं। यहाँ से हमने बता दिया आपको, फार्मूला है, इस चैप्टर में आएगा, एग्जाम में आया हुआ इस पे क्वेश्चन था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो याद रहे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है करणी में 3/4, करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। याद होना चाहिए आपको कि करणी में 3/4 भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका परिमाप है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो या तो आप तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए, या तो एक भुजा में 3 से गुणा कर दीजिए। तो जब एक भुजा की लंबाई में 3 से गुणा करेंगे तो जो आएगा वह इसका परिमाप कहलाएगा। तो यहाँ से जो इसका परिमाप होता है वो 3 × 1 भुजा के बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका जो परिमाप होता है वो 3 × भुजा होता है। अब यहाँ से एक फार्मूला आपको होना चाहिए कि अगर समकोणित त्रिभुज है, कोई भी अगर त्रिभुज है और वो समकोणित त्रिभुज हैं, तो आपको याद होना चाहिए उस समकोणित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 उसका आधार और गुणे ऊंचाई के बराबर होगा। समकोणित त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोणित त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होगा। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होगा। ये समकोणित त्रिभुज के लिए है। अगर समबाहु त्रिभुज है उसके लिए हमने आपको क्षेत्रफल बता दिया। अगर समकोणित त्रिभुज है और उसके लिए हमने आपको बता दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपको रहा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको इसी चैप्टर पे सब सवाल लगाना है। विषम बाहु त्रिभुज, हमने आपको बताया कि जो विषम बाहु होता है, विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके किसी भी भुजा की लंबाई बराबर नहीं होगी, मतलब इसके एक भी साइड इक्वल नहीं होंगे, उसे हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। अब विषम बाहु त्रिभुज आपको फिगर दिख रहा है, इसमें एक भुजा ए बी है, दूसरा बी सी है और तीसरा ए सी है। तो जो इसकी भुजा लंबाई ए है वो ए मीटर है, मान लिया बी मीटर है, ये सी मीटर है आपका। तो यहाँ से आप जब लगाएंगे तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप, जब आपको विषम बाहु त्रिभुज, अगर आपको समबाहु है तो इसके पहले बताया, समद्विबाहु है तब भी आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अगर विषम बाहु त्रिभुज है तो उसके लिए आप उन फार्मूला को नहीं लगा पाएंगे। और आपको याद रहे, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दे दे तो चाहे जो भी त्रिभुज हो आप इस फार्मूला से लगा सकते हैं। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके तीनों भुजा की लंबाई दी है तो आसानी से आप इस फार्मूला का यूज़ करके आराम से किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। लेकिन ये त्रिभुज आपका क्षेत्रफल आप तभी लगाएंगे जब आपको सभी भुजा की लंबाई ज्ञात हो, चाहे वो समान हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि उसके सभी रेखाखंड की लंबाई दी होनी चाहिए। तो यहाँ से आप अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कर लीजिए, मतलब a + b + c और बटा 2 कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा अर्ध परिमाप। s बराबर a + b + c बटे 2, s बराबर a + b + c बटे 2, ये इसका अर्ध परिमाप आ गया। तो यस का मान निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप यस ब्रैकेट में s - a
फिर ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर ब्रैकेट में s माइनस सी। तो ध्यान रहे ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अगर कोई त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों भुजाओं का माप दिया है, अगर उसके तीनों भुजा का मान दिया है और आपसे उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आसानी से इस फार्मूले का यूज करके आप उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। आपको याद होना चाहिए ये फार्मूले को हीरोन सूत्र भी कहते हैं। हीरोन एक गणितज्ञ थे, उनके नाम पे ही इसको दे दिया गया। हम लोग इसे हीरोन सूत्र भी कहते हैं, बहुत लोग हीरो सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये हीरोन सूत्र बहुत कमाल का फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तभी लगता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं आप ज्ञात कर ली हो या ज्ञात हो, तभी आप इस फार्मूले का यूज़ कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ से पहले यस निकालेंगे। यस क्या है? अर्ध परिमाप है। आप तीनों भुजाओं जो दी रहेंगे उनको जोड़ के 2 से भाग करेंगे, यस आ जाएगा अर्ध परिमाप। तब आप उस फार्मूला को लगा लेंगे, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में एस माइनस सी। आराम से आप निकालेंगे तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसे हम हीरोन सूत्र भी कहते हैं। तो ये फार्मूला है, लर्न कीजिए। और इसी पे 2 बार बता दें हम आपको, 2 सेमेस्टर पे आया हुआ एग्ज़ाम है। अब आपकी इच्छा, आप अगर नहीं पढ़ें तो आपका 2 नंबर छूटना फिक्स है, तो इसलिए आप इसे तैयार रखें। बहुत ही इजी होता है, बहुत ही सरल होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज़ करना होता है। तो ये फार्मूला याद रहना चाहिए। जब आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं दे रहेंगे आप उसे लगाएंगे। यहाँ से आइए एग्जाम्पल लेते हैं 1-2। तो अब अगली वीडियो में इसका हम बहुत सारा सवाल लेकर आएंगे। तो इसमें आपको कम सवाल हैं, चूँकि इसमें कंसेप्ट पूरा हमने सवाल का दे दिया आपको त्रिभुज के बारे में पूरा। तो इसमें कहा है एक त्रिभुज है, उसका आधार दिया है 24 मीटर। देखो सवाल में एक आधार दिया है 24 मीटर और इसकी ऊंचाई है 15 मीटर। एक त्रिभुज है, उसका आधार दिया है 24 मीटर और उसकी ऊंचाई दिया है 15 मीटर। पूछ रहा क्षेत्रफल बताओ। तो ये देखो ऊंचाई दिया है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे, ये समकोणिक त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो सिंपल तरीके से आधार गुणा ऊंचाई कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। तो 1/2 आधार आपका दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन 24, ऊंचाई आपका 15 दिया है। आप इसे कटा देंगे 12 से, तो 15 और 12 का गुणा कर देंगे तो 180 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? सिंपल सवाल था, थोड़ा सा हमने बता दिया फास्ट में। तो 1/2 आधार देखो 24 दिया तो 24 लिखा। अब ऊंचाई जो दिया है 15 दिया, तो 2 से कटा दिया 24 को 12, 12 15 गुणा करें 180, आपका क्षेत्रफल आ गया। दूसरा सवाल सेम इसी पे है, उसमें भी कहा है आधार दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आप ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे, या तो समकोणिक त्रिभुज हो या आधार और ऊंचाई दिया हो, तभी आप लगाएंगे। तो 1/2 आधार आपको दिया हुआ है 4 मीटर और गुणे ऊंचाई आपको दिया है 2 मीटर। 2 से 2 कट गया, आपने देखा। अब आपका 4 मीटर स्क्वायर हो गया, आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप भी गणित सीख जाएंगे और दूसरे को भी सिखाना सीख जाएंगे। तो यहाँ से आइए क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस चित्र को ध्यान से समझो। इसमें क्वेश्चन में कहा है प्रश्न कि चित्र का क्षेत्रफल बताओ, मतलब जो चित्र में दिया गया माप, इस चित्र का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको चित्र तो पहचान में आ रहा होगा कि ये कौन सा चित्र है। तो आप देखेंगे त्रिभुज है, चूँकि 3 रेखाखंडों से, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। देखो ये 6 दिया है, ये 10 दिया है, ये 8। तो आप क्या करेंगे, किसी एक को ए मान लीजिए, किसी भी एक को मान लीजिए। तो यहाँ से 8 सेंटीमीटर मान लिया, अब बी को मान लिया 6 सेंटीमीटर और सी को मान लिया 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, आप यहाँ से यस निकालेंगे, चूँकि हमने आपको बताया। तो एस बराबर निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ लीजिए। तो 8 + 6 + 10 और पूरे 1/2। तो 8 × 6 = 14, 10 = 24 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। 8 × 6 = 14, 10 = 24/2 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि अर्ध परिमाप आ गया।
अब आप अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल अभी हमने बताया, देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। अब आप क्या लगाएंगे, हीरो सूत्र लगा दीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ से आप रखेंगे इसको, एस का वैल्यू देखो आपको 12 आ गया। अब फिर इसमें रखेंगे एस माइनस ए, तो ए आपने 8 माना है तो 12 माइनस 8, फिर एस का मान 12 में से बी गया, बी मतलब 6, फिर एस माइनस सी है तो 12 में से 10 गया। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो ये आपने का 12 रहा, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 6 गए 6, और 12 में से 10 गए 2। अब आप इसको तोड़ दीजिए यहाँ से, 12 को जब आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, और 2 को आपको ऐसे रहने दीजिए। अब आप यहाँ से पेयर बना लीजिए सबका। अब आप अगर पेयर बनाएंगे तो पेयर आपका आसानी से बन जाएगा। देखो किसका किसका बन रहा है, तो ये जो आपको 6 गुणे 2 लिखा है, तो एक बार फिर से तोड़ लीजिए इसको गुणनखंड में। यहाँ 6 है, 2 गुणे 3, आपका ये 2 1 बन गया है, तो 2 गुणे 2, फिर से 2 गुणे 3, और फिर से 2 गुणे 2। अब आप इसको लिखिए यहाँ से, देखिए 1 3, ये 3 बन गया, बाहर आ गया 3। अब यहाँ से 1 2 ये बन गया, जोड़ा बना के बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद ये 2 बन गया, और फिर 1 2 बन गया, तो ये 1 2 बन गया। तो इस तरीके देखा, 2 दूनी 4 दूनी 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपके दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा, और यही आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं और आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है, तो आराम से आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कम समझ में आया, तो चलिए अगले वीडियो में सवाल लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छा धुआंधार सवाल लेकर आएंगे। अच्छे अच्छे सवाल रहेंगे, आप सब उनको लगाइएगा, उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एक बार में डाउट हो रहा है, दोबारा वीडियो को देखिए और अच्छे से समझ कर नोट्स बना लीजिए, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, चूँकि इसमें एग्ज़ाम में आता है। तो आइए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से आएंगे नए सवालों को लेकर के। तब तक आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।